जिस वक्त कैदियों का काफिला लाशों के पास टीलों में रुका था, उस वक्त साहिल पर सुल्तान अय्यूबी की फौज के कैंप में 3 आदमी दाखिल हुए। वो इटली की जबान बोलते थे। उनका लिबास इटली के देहातों जैसा था। उनकी जबान कोई नहीं समझता था। इटली के जंगी कैदियों से मालूम किया गया। उन्होंने बताया कि ये इटली से आए हैं और अपनी लड़कियों को ढूंढते फिरते हैं। ये यहाँ के सालार से मिलना चाहते हैं। इन्हें बहाउद्दीन शद्दाद के पास पहुंचा दिया जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी की गैर हाजिरी में शद्दाद कैंप कमांडर था। इटली का एक जंगी कैदी बुलाया गया। वो मिस्र की जबान भी जानता था। उस आदमी की वसातत से इन आदमियों के साथ बातें हुई। इन 3 आदमियों में एक उधेड़ उम्र और 2 जवान थे। तीनों ने एक ही जैसी बात सुनाई। तीनों की एक एक जवान बहन को सलीबी फौजी उनके घरों से उठा लाए थे। उन्हें किसी ने बताया था कि वो लड़कियां मुसलमानों के कैंप में पहुंच गई हैं। ये अपनी बहनों की तलाश में आए थे। उन्हें बताया गया कि यहाँ 7 लड़कियां आई थीं। उन्होंने यही कहानी सुनाई थी, मगर 7 जासूस निकली। उन तीनों ने कहा कि हमारी बहनों का जासूसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हम तो गरीब हैं और मजलूम लोग हैं। किसी से कश्ती मांग कर इतनी दूर आए हैं। हम गरीबों की बहनें जासूसी की जुर्रत कैसे कर सकती हैं? हमें इन 7 लड़कियों का कुछ पता नहीं, मालूम नहीं वो कौन है। हम तो अपनी बहनों को ढूंढ रहे हैं। हमारे पास और कोई लड़की नहीं। शद्दाद ने बताया यही 7 लड़कियां थीं, जिनमें से एक लापता हो गई है और बाकी 6 को परसों सुबह यहाँ से रवाना कर दिया गया है। अगर उन्हें देखना चाहते हो तो काहिरा चले जाओ। हमारा सुल्तान रहमदिल इंसान है, तुम्हें लड़कियां दिखा देगा। नहीं, एक ने कहा, हमारी बहनें जासूस नहीं, वो 7 कोई और होंगी। हमारी बहनें समंदर में डूब गई होंगी या हमारे फौजियों ने उन्हें अपने पास रखा हुआ होगा। बहाउद्दीन शद्दाद नेक खसलत इंसान था। उसने उन देहातियों की मजलूमियत से मुतासिर होकर उनकी खातिर तवाज़ु की और उन्हें इज्जत से रुखसत किया। अगर वहाँ अली बिन सुफियान होता तो उन तीनों को इतनी आसानी से जाने न देता। उसकी सुराग रसा नजरें भांप लेती कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तीनों चले गए। किसी ने भी न देखा कि वो कहाँ गए हैं। वो चलते ही चले गए और शाम तक चलते ही रहे। कैंप से दूर जहाँ कोई खतरा न था, वो चट्टानों के अंदर चले गए। वहाँ उन जैसे 18 आदमी बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। उन तीनों में जो उधेड़ उम्र था वो मैग्नाना मारियुस था। ये सलीबियों की वो कमांडर पार्टी थी जिसे लड़कियों को आज़ाद कराने और अगर मुमकिन हो तो सुल्तान अय्यूबी को कत्ल करने का मिशन दिया गया था। उन तीनों ने कैंप से कुछ और ज़रूरी मालूमात हासिल कर ली थी। ये भी मालूम कर लिया था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जहाँ नहीं काहिरा में है। शद्दाद के साथ बातें करते जहाँ उन्हें ये मालूम हो गया था कि लड़कियाँ काहिरा को रवाना कर दी गई हैं, वहाँ उन्होंने ये भी मालूम कर लिया था कि उनके साथ 5 मर्द कैदी भी हैं। ये पार्टी एक बड़ी कश्ती में आई थी। उन्होंने कश्ती साहिल पर एक ऐसी जगह बांध दी जहाँ समंदर चट्टान को काट कर अंदर दाखिल हो गया था। उन लोगों को अब काहिरा के लिए रवाना होना था, मगर सवारी नहीं थी। ये 3 आदमी जो कैंप में गए थे ये भी देख आए थे कि उस फौज के घोड़े और ऊंट कहाँ बंधे हैं। उन्होंने ये भी देखा था कि कैंप से जानवर चोरी करना आसान नहीं। 21 घोड़े या ऊंट चोरी नहीं किए जा सकते थे। अभी सूरज तुलू होने में बहुत देर थी। वो पैदल ही चल पड़े। अगर उन्हें सवारी मिल जाती तो वो कैदियों को रास्ते में ही जा लेने की कोशिश करते। अब वो ये सोचकर पैदल चले कि काहिरा में जाकर कैदियों को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। सब जानते थे कि ये जिंदगी और मौत की मुहिम है। सलीबी फौज के सरबराहों और शाहों ने उन्हें कामयाबी की सूरत में जो इनाम देने का वादा किया था वो इतना ज्यादा था कि कोई काम किए बगैर अपने कुंबों समेत सारी उम्र आराम और बेफिक्री की जिंदगी बसर कर सकते थे। मैग्नाना मारियुस को जेल खाने से लाया गया था। उसे डाका जनी के जुर्म में 30 साल सजाए कैद दी गई थी। उसके साथ 2 और कैदी थे, जिनमें एक की सजा 24 साल और दूसरे की 27 साल थी। उस जमाने में कैद खाने कस्साब खाने होते थे। मुजरिम को इंसान नहीं समझा जाता था। बड़ी जालिमाना मशक्कत ली जाती और मवेशियों की तरह खाने को बेकार खुराक दी जाती। कैदी रात को भी आराम नहीं कर सकते थे। ऐसी कैद से मौत बेहतर थी। इन तीनों को इनाम के अलावा सजा माफ करने का वादा दिया गया था। सलीब पर हल्फ लेकर उन्हें इस पार्टी में शामिल किया गया था। जिस पादरी ने उनसे हल्फ लिया था उसने उन्हें बताया था कि वो जितने मुसलमानों को कत्ल करेंगे उससे 10 गुना उनके गुनाह बख्शे जाएंगे, और अगर उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल किया तो उनके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे और अगले जहान खुदा यसु मसीह उन्हें जन्नत में जगह दे देंगे। ये मालूम नहीं कि ये तीनों कैद खाने के जहन्नम से आज़ाद होने के लिए मौत की इस मुहिम में शामिल हुए थे या अगले जहान जन्नत में दाखिल होने के लिए या इनाम के लालच उन्हें ले आया था। वो नफरत जो उनके दिलों में मुसलमानों के खिलाफ डाली गई थी, बहरहाल वो अज़्म के पुख्ता मालूम होते थे और उनका जोश खरोश बता रहा था कि वो कुछ करके ही मिस्र से निकलेंगे या जाने कुर्बान कर देंगे।
باقی 18 تو فوج کے منتخب آدمی تھے۔ انہوں نے جلتے ہوئے جہازوں سے جانیں بچائی تھی اور بڑی مشکل سے واپس گئے تھے۔ وہ مسلمانوں سے اس ذلت آمیز شکست کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ انعام کا لالچ تو تھا ہی، یہی جذبہ تھا جس کے جوش سے وہ اندیکھی منزل کی طرف چل پڑے تھے۔ دوپہر کے وقت ایک گھڑ سوار صلاح الدین ایوبی کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے جا رکا۔ گھوڑے کا پسینہ چھوٹ رہا تھا اور سوار کے منہ سے تھکن کے مارے بات نہیں نکل رہی تھی۔ وہ گھوڑے سے اترا تو گھوڑے کا سارا جسم بڑی زور سے کانپا۔ گھوڑا گر پڑا اور مر گیا۔ سوار نے اسے آرام دیے بغیر اور پانی پلائے بغیر ساری رات اور آدھا دن مسلسل دوڑایا تھا۔ سلطان ایوبی کے محافظوں نے سوار کو گھیرے میں لے لیا، اسے پانی پلایا اور جب وہ بات کرنے کے قابل ہوا تو اس نے کہا کہ کسی سالار یا کمانڈر سے ملا دو۔ سلطان ایوبی خود ہی باہر آ گیا۔ سوار اسے دیکھ کر اٹھا اور سلام کر کے کہا کہ سلطان کا اقبال بلند ہو، بری خبر لایا ہوں۔ سلطان ایوبی اسے اندر لے گیا اور کہا کہ خبر جلدی سناؤ، قیدی لڑکیاں بھاگ گئی ہیں، ہمارا پورا دستہ مارا گیا ہے۔ اس نے کہا، مرد قیدیوں کو ہم نے جان سے مار دیا ہے، میں اکیلا بچ کے نکلا ہوں۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ حملہ آور کون تھے۔ ہم مشلوں کی روشنی میں اور وہ اندھیرے میں، اندھیرے سے تیر آئے اور میرے تمام ساتھی ختم ہو گئے۔ یہ قیدیوں کے محافظوں کے دستے کا وہ آدمی تھا جو اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا اور سوڈانیوں کا گھوڑا کھول کر بھاگ آیا تھا۔ اس نے گھوڑے کو بلا روکے سرپٹ دوڑایا تھا اور اتنا طویل سفر آدھے سے بھی تھوڑے وقت میں طے کر لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے علی بن سفیان اور فوج کے ایک نائب سالار کو بلا لیا۔ وہ آئے تو اس آدمی سے کہا کہ وہ اب ساری بات بتائے۔ اس نے کیمپ سے روانگی کے وقت سے بات چیت شروع کی اور اپنے کمانڈر کے متعلق بتایا کہ وہ ایک قیدی لڑکی کے ساتھ دل بہلاتا رہا اور قیدیوں سے لاپرواہ ہو گیا۔ پھر راستے میں جو کچھ ہوتا رہا اور آخر میں جو کچھ ہوا اس نے سنا دیا، مگر وہ یہ نہ بتا سکا کہ حملہ آور کون تھے۔ سلطان ایوبی نے علی بن سفیان اور نائب سالار سے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صلیبی چھاپہ مار مصر کے اندر موجود ہے۔ ہو سکتا ہے، علی بن سفیان نے کہا، یہ صحرائی ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں۔ اتنی خوبصورت 6 لڑکیاں ڈاکوؤں کے لیے بہت بڑی کشش تھی۔ تم نے اس کی بات غور سے نہیں سنی؟ سلطان ایوبی نے کہا، اس نے کہا ہے کہ مرد قیدی لاشوں کے ہتھیار اٹھا لائے تھے اور محافظوں کو قتل کرنے لگے تھے۔ محافظوں میں سے 2 نے انہیں تیروں سے ہلاک کر دیا، اس کے بعد ان پر حملہ ہوا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ صلیبی چھاپہ مار ان کے تعاقب میں تھے۔ وہ کوئی بھی تھے سلطان محترم، نائب سالار نے کہا، فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ اس عسکری کو رہنمائی کے لیے ساتھ بھیجا جائے اور کم از کم 20 گھڑ سوار جو تیز رفتار ہوں تعاقب کے لیے بھیجے جائیں۔ یہ بات کی بات ہے کہ وہ کون تھے۔ میں اپنے ایک نائب کو ساتھ بھیجوں گا، علی بن سفیان نے کہا۔ اس عسکری کو کھانا کھلاؤ، سلطان ایوبی نے کہا، اسے تھوڑی دیر آرام کر لینے دو۔ اتنی دیر میں 20 سوار تیار کر دو اور تعاقب میں روانہ کرو۔ اگر ضرورت سمجھو تو زیادہ سوار بھیج دو۔ میں نے جہاں سے گھوڑا کھولا تھا وہاں 8 گھوڑے بندھے ہوئے تھے، محافظ نے کہا۔ وہاں کوئی انسان نہیں تھا، حملہ آور وہی ہو سکتے ہیں۔ اگر گھوڑے 8 تھے تو وہ بھی 8 ہی ہوں گے، چھاپہ ماروں کی تعداد زیادہ نہیں ہو سکتی۔ نائب سالار نے کہا، ہم انشاءاللہ انہیں پکڑ لیں گے، یہ یاد رکھو کہ وہ چھاپہ مار ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، اور لڑکیاں جاسوس ہیں۔ اگر تم ایک جاسوس یا چھاپہ مار کو پکڑ لو تو سمجھ لو کہ تم نے دشمن کے 200 عسکری پکڑ لیے ہیں۔ میں ایک جاسوس کو ہلاک کرنے کے لیے دشمن کے 200 عسکریوں کو چھوڑ سکتا ہوں۔ ایک عورت کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر ایک جاسوس اور تخریب کار عورت اکیلی پورے ملک کا بیڑا غرق کر سکتی ہے۔ یہ لڑکیاں بے حد خطرناک ہیں، اگر وہ مصر کے اندر رہ گئیں تو تمہارا پورے کا پورا لشکر بیکار ہو جائے گا۔ ایک جاسوس یا جاسوسہ کو پکڑنے یا جان سے مارنے کے لیے اپنے 100 سپاہی قربان کر دو، یہ سودا پھر بھی سستا ہے۔ چھاپہ مار اگر نہ پکڑے جائیں تو مجھے پرواہ نہیں، ان لڑکیوں کو ہر قیمت پر پکڑنا ہے۔ ضرورت سمجھو تو تیروں سے انہیں ہلاک کر دو، زندہ نکل کر نہ جائیں۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر 20 تیز رفتار سوار روانہ کر دیے گئے۔ ان کا رہنما یہ محافظ تھا اور کمانڈر علی بن سفیان کا ایک نائب زاہدین تھا۔ ان سواروں میں فخر المصری کو علی بن سفیان نے خاص طور پر شامل کیا تھا۔ یہ فخر کی خواہش تھی کہ اسے بالیان اور موبی کے تعاقب کے لیے بھیجا جائے۔ یہ تو نہ علی بن سفیان کو علم تھا نہ فخر المصری کو کہ جن کے تعاقب میں سوار جا رہے ہیں وہ بالیان، موبی اور ان کے 6 وفادار ساتھی ہیں۔ ادھر سے یہ 20 سوار روانہ ہوئے جن میں 21واں ان کا کمانڈر تھا۔ ان کا ہدف لڑکیاں تھیں اور انہیں چھڑا کر لے جانے والے۔ ادھر سے صلیبیوں کے 20 کمانڈر آ رہے تھے جن میں 21واں ان کا کمانڈر تھا۔ ان کا بھی ہدف یہی لڑکیاں تھیں، مگر ان کی کمزوری یہ تھی کہ وہ پیدل آ رہے تھے۔ دونوں پارٹیوں میں سے کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ جن کے تعاقب میں وہ جا رہے ہیں وہ کہاں ہیں۔ صلیبیوں کی کمانڈو پارٹی اگلے روز سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے خاصا فاصلہ طے کر چکی تھی۔ راستہ اوپر چڑھ رہا تھا، وہ علاقہ نشیب و فراز کا تھا۔
ये लोग बुलंदी पर गए तो उन्हें दूर एक मैदान में, जहाँ खजूर के बहुत से दरख्तों के साथ दूसरी किस्म के दरख्त भी थे, बेशुमार ऊंट खड़े नजर आए। उन्हें बिठा बिठा कर उनसे सामान उतारा जा रहा था। 12-14 घोड़े भी थे। उनके सवार फौजी मालूम होते थे। बाकी तमाम शुतरबान थे। ये 21 सलीबी रुक गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे उन्हें यकीन आ रहा हो कि वो ऊंट और घोड़े हैं। यही उनकी जरूरत थी। उनके कमांडर ने पार्टी को रोक लिया और कहा, हम सच्चे दिल से सलीब पर हाथ रख कर कसम खा कर आए हैं। वो देखो सलीब का करिश्मा, ये मौजज़ा है। खुदा ने आसमान से तुम्हारे लिए सवारी भेजी है। तुम में से जिसके दिल में किसी भी गुनाह का या फर्ज से कोताही का या जान बचाकर भागने का ख्याल है, वो फौरन निकाल दो। खुदा का बेटा जो मजलूमों का दोस्त है और जालिमों का दुश्मन है, तुम्हारी मदद के लिए आसमान से उतर आया है। सबके चेहरों पर थकन के जो आसार थे वो गायब हो गए और चेहरों पर रौनक आ गई। उन्होंने अभी इस पहलू पर गौर ही नहीं किया था कि इतने बेशुमार ऊंटों और घोड़ों में से जिनके साथ इतने ज़्यादा शुतरबान और फौजी हैं, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जानवर किस तरह हासिल करेंगे। ये 100 के लगभग ऊंटों का काफिला था जो महाज पर फौज के लिए राशन ले जा रहा था। चूंकि मुल्क के अंदर दुश्मन का कोई खतरा नहीं था, इसलिए काफिले की हिफाजत का कोई खास एहतमाम नहीं किया गया था। सिर्फ 10 घुड़सवार भेज दिए गए थे, मगर बालियान बेफिक्र बादशाहों की तरह कहकहा लगाकर उसकी बात सुनी अनसुनी कर देता था। लड़कियों को जिस रात आज़ाद कराया गया था, उससे अगली रात वो एक जगह रुके हुए थे। बालियान ने मोबी से कहा कि हम 7 मर्द हैं और तुम 7 लड़कियां हो। मेरे इन 6 दोस्तों ने मेरा साथ बड़ी दयानतदारी से दिया है। मैं उनकी मौजूदगी में तुम्हारे साथ रंगरलियां मनाता रहा, फिर भी वो नहीं बोले। अब मैं उन्हें इनाम देना चाहता हूँ। तुम एक एक लड़की मेरे एक एक दोस्त के हवाले कर दो और उन्हें कहो कि ये तुम्हारी वफादारी का तोहफा है। ये नहीं हो सकता, मोबी ने गुस्से से कहा। हम फाहिशा नहीं हैं। मेरी मजबूरी थी कि मैं तुम्हारे हाथ में खिलौना बनी रही। ये लड़कियां तुम्हारी खरीदी हुई लौंडियां नहीं हैं। मैंने तुम्हें किसी वक्त भी शरीफ लड़की नहीं समझा। बालियान ने शाहाना जलाल से कहा, तुम सब हमारे लिए अपने जिस्मों का तोहफा लाई हो। ये लड़कियां मालूम नहीं कितने मर्दों के साथ खेल चुकी हैं, इनमें एक भी मरियम नहीं। हम अपना फर्ज पूरा करने के लिए जिस्मों का तोहफा देती हैं। मोबी ने कहा, हम अय्याशी के लिए मर्दों के पास नहीं जाती। हमें हमारी कौम और हमारे मजहब ने एक फ़र्ज सौंपा है। इस फ़र्ज की अदायगी के लिए हम अपना जिस्म, अपना हुस्न और अपनी इस्मत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। हमारा फ़र्ज पूरा हो चुका है। अब तुम जो कुछ कह रहे हो ये अय्याशी है जो हमें मंजूर नहीं। जिस रोज़ हम अय्याशी में उलझ गईं, उस रोज़ से सलीब का जवाल शुरू हो जाएगा। सलीब टूट जाएगी। हम अपनी इस्मत के शीशे को तोड़ देती हैं ताकि सलीब न टूटे। हमें ट्रेनिंग दी गई है कि एक मुसलमान सरबराह को तबाह करने के लिए 10 मुसलमानों के साथ रातें बसर करना जायज़ है और कार सवाब है। मुसलमानों के एक मजहबी पेशवा को अपने जिस्म से नापाक करने को हम एक अजीम कार खैर समझती हैं। शुतरबान निहत्ते थे। अभी छापामार और शबखून मारने वाले मैदान में नहीं आए थे। सलीबियों के ये 21 आदमी पहले छापा मार थे, या इससे पहले सलाहुद्दीन ने शबखून का वो तरीका आजमाया था जिसमें थोड़े से सवारों ने सुडानियों की फौज के अकबी हिस्से पर हमला किया और गायब हो गए थे। इस वार करो और भागो के तरीका जंग की कामयाबी को देखते हुए सुल्तान अय्यूबी ने तेज रफ्तार, ज़हीन और जिस्मानी लिहाज से गैर मामूली तौर पर सेहतमंद अस्करियों के दस्ते तैयार करने का हुक्म दे दिया था और दुश्मन के मुल्क में लड़ाका जासूस भेजने की स्कीम भी तैयार कर ली थी। लेकिन सलीबियों को अभी शबखून और छापों की नहीं सूझी थी। किसी निजी काफिले को डाकू बाज औकात लूट लिया करते थे। सरकारी काफिले हमेशा महफूज रहते थे, इसलिए फौजों के रसद के काफिले बेखौफ व खतर रवा दवा थे। इससे पहले भी इसी महाज के लिए 2 बार रसद के काफिले जा चुके थे और इसी इलाके से गुजरे थे, लेकिन हिफाजती इकदामात की जरूरत नहीं समझी जाती थी। ये काफिला भी खतरों से बेपरवाह महाज को जा रहा था और रात को यहाँ पड़ाव कर रहा था। इससे थोड़ी ही दूर काफिले के लिए बहुत बड़ा खतरा आ रहा था। सलीबी कमांडर ने अपनी पार्टी को एक नशेब में बिठा लिया और 2 आदमियों से कहा कि वो जाकर ये देखें कि काफिले में कितने ऊंट हैं, कितने घोड़े, कितने मुसल्ला आदमी और खतरे क्या क्या हैं। फिर वो रात को हमला करने की स्कीम बनाने लगा। उनके पास हथियारों की कमी नहीं थी, जज्बे की भी कमी नहीं थी। हर एक आदमी जान पर खेलने को तैयार था। निस्फ शब से बहुत पहले वो 2 आदमी वापस आए जो काफिले के करीब देखने गए थे। उन्होंने बताया कि काफिले के साथ 10 मुसल्लह सवार हैं जो एक ही जगह सोए हुए हैं। घोड़े अलग बंधे हैं। शुतरबान टोलियों में बंटकर सोए हुए हैं। सामान में ज्यादातर बोरियां हैं। शुतरबानों के पास कोई हथियार नहीं। ये बड़ी अच्छी मालूमात थी। काम मुश्किल नहीं था। काफिले वाले गहरी नींद सोए हुए थे। 10 अस्करियों की आंख भी न खुली कि तलवारों और खंजरों ने उन्हें काट कर रख दिया। सलीबी छापामारों ने यह काम इतनी खामोशी और आसानी से कर लिया कि बेशतर शुतरबानों की आंख ही न खुली।
और जिनकी आंख खुली वो समझ ही न पाए कि ये क्या हो रहा है। जिसके मुंह से आवाज निकली वो उसकी जिंदगी की आखिरी आवाज थी। छापामारों ने शुतुरबानों को हरासा करने के लिए चीखना शुरू कर दिया। सोए हुए शुतुरबान घबरा और हड़बड़ा कर उठे। ऊंट भी बिदक कर उठने लगे। सलीबियों ने शुतुरबानों का कत्लेआम शुरू कर दिया। बहुत थोड़े भाग सके। सलीबी कमांडर ने चिल्लाकर कहा, ये मुसलमानों का राशन है, तबाह कर दो, ऊंटों को भी हलाक कर दो। उन्होंने ऊंटों की पीठ में तलवारें घोंपनी शुरू कर दी। ऊंटों के वावेले से रात कांपने लगी। कमांडर ने घोड़े देखे, 12 थे, 10 सवारों के लिए और 2 फालतू। उसने 9 ऊंट अलग कर लिए। सूरज तुलू हुआ तो पड़ाव का मंजर बड़ा भयानक था। बेशुमार लाशें बिखरी हुई थीं। बहुत से ऊंट मर चुके थे। कई तड़प रहे थे, कुछ इधर उधर भाग रहे थे। हर तरफ खून ही खून था। जिधर निगाह जाती थी ऊंट मरे हुए या तड़पते नजर आते थे। राशन की बोरियां फटी हुई थी। आटा और खाने का दीगर सामान खून में बिखरा हुआ था। 12 के 12 घोड़े गायब थे और वहाँ कोई जिंदा इंसान मौजूद नहीं था। छापामार दूर निकल गए थे। उनकी सवारी की जरूरत पूरी हो गई थी। अब वो तेज रफ्तारी से अपने शिकार को ढूंढ सकते थे। शिकार दूर नहीं था। बालियान का दिमाग पहले ही मोबी के हुस्न जवानी और शराब ने माउफ कर रखा था। अब उसके पास 7 हसीन और जवान लड़कियां थीं। वो खतरों को भूल ही गया था। मोबी उसे बार बार कहती, इतना ज्यादा कहीं रुकना ठीक नहीं, जितनी जल्दी हो सके समंदर तक पहुंचने की कोशिश करो, हमारा ताक़ुब हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम सलीब की बका के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहे हो। बालियान के एहसासात आहिस्ता आहिस्ता जागने लगे। क्या तुम मुझे सलीब का मुहाफिज बनाना चाहती हो? क्या तुम अभी भी शक में हो? मोबी ने कहा, तुमने सलीब के साथ क्यों दोस्ती की है? बालियान ने कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी की हुक्मरानी से आज़ाद होने के लिए, सलीब की हिफाजत के लिए नहीं। मैं मुसलमान हूँ, लेकिन इससे पहले मैं सूडानी हूँ। मैं सबसे पहले सलीबी हूँ। मोबी ने कहा, ईसाई हूँ और उसके बाद उस मुल्क की बेटी हूँ जहाँ मैं पैदा हुई। मोबी ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, इस्लाम कोई मजहब नहीं, इसीलिए तुम अपने मुल्क को इस पर तरजीह दे रहे हो। ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारे मजहब की कमजोरी है। तुम मेरे साथ समंदर पार चलो तो मैं तुम्हें अपना मजहब दिखाऊंगी। तुम अपने मजहब को भूल जाओगे। मैं इस मजहब पर लानत भेजूंगा जो अपनी बेटियों को गैर मर्दों के साथ रातें बसर करने और शराब पीने पिलाने को सवाब का काम समझता है। बालियान अचानक बेदार हो गया। उसने कहा कि तुमने अपनी इस्मत मुझसे नहीं लुटाई, बल्कि मेरी इस्मत लूटी है। मैंने तुम्हें नहीं बल्कि तुमने मुझे खिलौना बनाए रखा है। एक मुसलमान का ईमान खरीदने के लिए इस्मत कोई ज्यादा कीमत नहीं। लड़की ने कहा, मैंने तुम्हारी इस्मत नहीं लूटी, तुम्हारा ईमान खरीदा है। मगर तुम्हें रास्ते में भटकता हुआ छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हें एक अजीम रोशनी की तरफ ले जा रही हूँ, जहाँ तुम्हें अपना मुस्तकबिल और अपनी आकिबत हीरों की तरह चमकती नजर आएगी। मैं इस रोशनी में नहीं जाऊंगा। बालियान ने कहा, देखो बालियान, मोबी ने कहा, मर्द जंगजू मर्द वादे और सौदे से फेरा नहीं करते। तुम मेरा सौदा कबूल कर चुके हो। मैंने तुम्हारा ईमान खरीद कर शराब में डुबो दिया है और तुम्हें मुंह मांगी कीमत दी है। इतने दिनों से तुम्हारी लौंडी और बेनिकाही बीवी बनी हुई हूँ। इस सौदे से फिरो नहीं। एक कमजोर लड़की को धोखा न दो। तुमने मुझे वो अजीम रोशनी यहीं दिखा दी है जो तुम मुझे समंदर पार ले जाकर दिखाना चाहती हो। बालियान ने कहा, मुझे अपना मुस्तकबिल और अपनी आकिबत हीरों की तरह चमकती नजर आने लगी है। मोबी ने कुछ कहने की कोशिश की तो बालियान गरज कर बोला, खामोश रहो लड़की। सलाहुद्दीन अय्यूबी मेरा दुश्मन हो सकता है, लेकिन मैं उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन नहीं हो सकता जिसका सलाहुद्दीन अय्यूबी भी नाम लेवा है। मैं उस रसूल के नाम पर मिस्र और सूडान कुर्बान कर सकता हूँ। उसके अजीम और मुकद्दस नाम पर मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के आगे हथियार डाल सकता हूँ। मैं तुमको कई बार कह चुकी हूँ कि शराब कम पिया करो। मोबी ने कहा, एक शराब, दूसरा रात भर जागना और मेरे जिस्म के साथ खेलते रहना। देखो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल बेकार हो गया है। तुम ये भी भूल गए हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैं किसी फाहिशा सलीबी का खावद नहीं हो सकता। उसकी नजर शराब की बोतल पर पड़ी। उसने बोतल उठाकर परे फेंक दी और उठ खड़ा हुआ। उसने अपने दोस्तों को बुलाया। वो दौड़ते आए। उसने कहा, ये लड़कियां और ये लड़की भी तुम्हारी कैदी हैं। इन्हें वापस काहिरा ले चलो। काहिरा? एक ने हैरान होकर कहा, आप काहिरा जाना चाहते हैं? हाँ, उसने कहा। हैरान होने की जरूरत नहीं। इस रेगजार में कब तक भटकते रहोगे? कहाँ जाओगे? चलो घोड़ों पर जीने कसो और हर लड़की को एक एक घोड़े की पीठ पर बांध कर ले चलो। सहरा में ऊंट का सफर बेआवाज़ पा होता है। घोड़ों के टापों की हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ऊंट के पांव खुदा ने ऐसे बनाए हैं कि हल्की सी आवाज भी पैदा नहीं होती। बालियान जिस वक्त मोबी के साथ बातें कर रहा था, उसे महसूस तक न हुआ कि एक ऊंट एक छोटे से रेतले टीले की ओट में खड़ा उन दोनों को और 6 आदमियों को देख रहा है। वो सलीबी कमांडो पार्टी का एक आदमी था। इस पार्टी का कमांडर अक्लमंद आदमी था। बालियान के डेरे से तकरीबन निस्फ मील दूर उसने पड़ाव किया था। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि उसका शिकार उससे निस्फ मील दूर है। उसने फौजी दानिशमंदी से काम लेते हुए रात को 3 आदमियों की ये ड्यूटी लगाई कि वो ऊंटों पर सवार होकर दूर दूर तक घुमाएं और जहां उन्हें कोई खतरा या काम की कोई चीज नजर आए आकर इत्तला दें। इस काम के लिए ऊंट ही मौजू सवारी थे।
کیونکہ اس کے پاؤں کی آواز نہیں ہوتی۔ تینوں سوار مختلف سمتوں کو چلے گئے۔ یہ سارا علاقہ ایسا تھا کہ پڑاؤ کے لیے نہایت اچھا تھا، اس لیے کمانڈر نے سوچا کہ یہاں کسی اور نے بھی ڈیرے ڈال رکھے ہوں گے۔ ایک شتر سوار کو روشنی سی نظر آئی تو وہ اس طرف چل پڑا۔ یہ ایک چھوٹی سی مشل تھی جو بالیان کے عارضی کیمپ میں جل رہی تھی۔ شتر سوار آگے گیا تو ایک ٹیلے کے پیچھے ہو گیا۔ یہ اتنا ہی اونچا تھا کہ اونٹ پر سوار ہو کر آگے دیکھا جا سکتا تھا۔ اونٹ اور سوار اس کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ اسے ہلکی ہلکی روشنی میں لڑکیاں نظر آئیں جو بالیان کے فوجی دستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہی تھی۔ ان سے کچھ دور ایک اور لڑکی ایک آدمی کے ساتھ باتیں کرتی نظر آئی۔ ذرا پرے بہت سے گھوڑے بندھے ہوئے تھے، ان میں سے وہ گھوڑے بھی تھے جو ان لوگوں نے قیدیوں کے محافظوں کو قتل کر کے حاصل کیے تھے۔ صلیبی شتر سوار نے اونٹ کو موڑا، کچھ دور تک آہستہ آہستہ چلا اور پھر اونٹ دوڑا دیا۔ اونٹ کے لیے نصف میل کا فاصلہ کچھ بھی نہیں تھا۔ سوار نے اپنی پارٹی کو خوشخبری سنائی کہ شکار ہمارے قدموں میں ہے۔ کمانڈر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، شتر سوار سے ہدف کی تفصیل پوچھی اور پارٹی کو پیدل چلا دیا۔ گھوڑوں کے قدموں کی آواز سے شکار چوکنا ہونے کا خطرہ تھا۔ جس وقت یہ پارٹی بالیان کے ڈیرے تک پہنچی، بالیان حکم دے چکا تھا کہ ایک ایک لڑکی کو گھوڑے کی پیٹھ پر باندھ دو۔ اس کے دوست حیرت زدہ ہو کر بالیان کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ بحث شروع کر دی اور وقت ضائع ہوتا رہا۔ بالیان نے انہیں بڑی مشکل سے قائل کیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے ہوش ٹھکانے رکھ کر کہہ رہا ہے اور قاہرہ چلنے میں ہی مصلحت اور عافیت ہے۔ لڑکیاں پریشانی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھیں۔ بالیان کے آدمیوں نے گھوڑوں پر زینے ڈالی اور لڑکیوں کو پکڑ لیا۔ اچانک ان پر آفت ٹوٹ پڑی۔ بالیان نے بلند آواز سے بار بار کہا، ہم ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں، لڑکیوں کو قاہرہ لے جا رہے ہیں۔ وہ حملہ آوروں کو سلطان ایوبی کے فوجی سمجھ رہا تھا، لیکن ایک خنجر نے اس کے دل میں اتر کر اسے خاموش کر دیا۔ اس کے دوست اتنے زیادہ آدمیوں کا ایسے اچانک حملے کا مقابلہ نہ کر سکے، سنبھلنے سے پہلے ہی ختم ہو گئے۔ صلیبیوں کا چھاپا کامیاب تھا، لڑکیاں آزاد ہو چکی تھی۔ چھاپا مار انہیں فوراً اپنی جگہ لے گئے۔ انہوں نے کمانڈر کو پہچان لیا، وہ بھی ان کی پارٹی کا جاسوس تھا۔ انہوں نے رات وہیں بسر کرنے کا فیصلہ کیا اور پہرے کے لیے 2 سنتری کھڑے کر دیے جو ڈیرے کے ارد گرد گھومنے لگے۔